नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। ब्रिटेन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। दरअसल देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 42,295 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, जिसके साथ ही अच्छी खबर यह है कि देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.46% तक पहुंच गया है और एक्टिव मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो देश में 3,85,227 एक्टिव मामले हैं। इन आंकड़ों के बीच कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी लगातार बना हुआ है। विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि तीसरी लहर में बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। बात ब्रिटेन और अमेरिका की करें तो ये देश कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में बच्चों और किशोरों में संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अमेरिका में बच्चों को टीका लगने के बाद भी वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। जिस तरह से बच्चों, किशोरों और युवाओं को यह वायरस अपनी चपेट में ले रहा है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि इस वर्ग के लिए लोगों में कोरोना का संक्रमण दुनिया के लिए नया खतरा बनकर आया है। अगर भारत की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 12 से 18 साल के बच्चों की संख्या करीब 10 करोड़ है। स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि जब तक परीक्षण में टीके के सटीक नतीजे नहीं मिल पाते हैं, तब तक बच्चों को टीका लगाना सही नहीं है। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की वैक्सीन को जल्द ही बच्चों को लगाने की भी इजाजत मिल सकती है। तो कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, दूसरी लहर अभी भी जारी है और तीसरी लहर को लेकर अंदेशा भी जताया जाने लगा है। उम्मीद करेंगे कि लोग सावधानी बरतेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तभी कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। यूपी में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। राज्य के 24 जिलों के 1,171 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लिहाजा राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने प्रभावित जिलों के डीएम को बाढ़ प्रभावितों की मदद करने का निर्देश दिया है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई जगहों पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो कई जगहों पर यमुना नदी उफान पर नजर आ रही है। राज्य में बाढ़ से बचाव के लिए 1,228 बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1,992 नाव भी लगाई गई हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की टीमें भी लगाई गई हैं। बात प्रयागराज की करें तो प्रयागराज में भी बाढ़ का सितम देखने को मिल रहा है। गंगा यमुना के साथ सहायक नदियों में आए सैलाब से प्रयागराज के निचले हिस्से डूब गए हैं। बाढ़ का पानी घरों की पहली मंजिल को डुबा चुका है और बस्तियों में नाव चलने लगी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आती थी, उन सड़कों पर अब पानी नजर आ रहा है और पानी में नाव चलती हुई नजर आ रही है। तो हालात कितने भयावह हैं, अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो दूसरे मंत्री हैं वो भी लगातार अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन की तैयारियां काफी होंगी, ताकि जो दिक्कतें पहले के सालों में देखने को मिली हैं वो इस बार देखने को नहीं मिलेंगी। के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उनके लिए जो आवश्यक सुविधाएं वो तो दी ही जा रही हैं। हम जो समाज के तमाम सारे संगठन है वह भी आगे बढ़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी हमारे सभी कार्यकर्ता दिन रात बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगे हैं। और हमारा प्रयास है कि बाढ़ आई है, बाढ़ रुक भी गई है, धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन बाढ़ समाप्त होने के बाद भी जो तमाम प्रकार के रोगों के पैदा होने की आशंका होती है उसकी भी पहले से तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया। तो यूपी में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं, लिहाजा प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों का हाल जान रहे हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम करने के भी निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई और जमीनी सर्वे कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए वाराणसी में सीएम एनडीआरएफ की बोट पर सवार हो गए और हालात का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से फीडबैक भी लिया। बता दें कि वाराणसी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है और ऐसे में प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वाराणसी में मुख्यमंत्री एनडीआरएफ की
नाव में सवार हुए नजर आए और उन्होंने जो हालात हैं उनका जायजा लेते हुए नजर आए। साथ ही जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उन्हें बाढ़ से बचाव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लालू यादव चारा घोटाले की तरह अब डोरंडा कोषागार मामले में भी जेल की हवा खा सकते हैं। बता दें कि रांची सीबीआई कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज करके रोजाना बहस करने का आदेश दिया है। बता दें कि बचाव पक्ष ने कोर्ट के फिजिकल तौर पर खुलने तक सुनवाई टालने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि डोरंडा कोषागार मामला संयुक्त बिहार से जुड़ा है, जो अब झारखंड का डोरंडा कोषागार मामला कहा जाता है। इसमें 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव समेत 110 आरोपी हैं। इस मामले की सुनवाई टालने के लिए लालू समेत 77 लोगों ने अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब चारा घोटाले के अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी लालू यादव को सजा हो सकती है। कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करना चाहता है, इसलिए वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरह से सुनवाई को तैयार है। अगर फिजिकल तौर पर सुनवाई होती है तो बहस के दौरान 5 लोग ही कोर्ट में मौजूद रहेंगे। तो लालू यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले भी चारा घोटाले के अन्य मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है और अब एक और मामले में तलवार उनके सर पर मंडरा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में अगर डोरंडा कोषागार से के मामले को लेकर के बात करें, चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले को लेकर बात करें, तो इस मामले में क्या कुछ फैसला कोर्ट का आता है, इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में गुरुवार की रात से जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। कुलगाम में गुरुवार को बीएसएफ के काफिले पर गोलीबारी के बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी और 2 आम नागरिक घायल हो गए। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है। वहीं अन्य अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस वक्त बीएसएफ के काफिले पर हमला हुआ उस वक्त वो जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। आतंकवादियों ने कुलगाम जिले में काजीगुंड क्षेत्र के मालपुरा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीएसएफ के काफिले पर गोलीबारी की थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, आतंकियों की तलाश शुरू हुई और अब अच्छी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि एक आतंकी ढेर हो गया है। बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं अफगानिस्तान की, जो इस वक्त कराह रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। अफगानिस्तान में जारी खूनी संघर्ष के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार पर भी कब्जा कर लिया है। इसके अलावा लश्करगाह पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने एक और प्रांतीय राजधानी कंधार पर कब्जा कर लिया है। अब सिर्फ राजधानी काबुल उससे बचा हुआ है। काबुल के बाद कंधार ही अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जानकारी के मुताबिक सरकारी अधिकारियों और उनका दल हवाई मार्ग से किसी तरह शहर से भागने में कामयाब हुआ। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। अब तालिबानियों का अगला टारगेट काबुल ही होगा। बता दें कि इसी कंधार में तालिबानियों ने बीते दिनों भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश की हत्या कर दी थी। कंधार पर कब्जे से पहले गुरुवार को तालिबान ने 2 और प्रांतीय राजधानी गजनी और हेरात पर कब्जा कर लिया था। तालिबानी लड़ाके काबुल से महज 130 किलोमीटर दूर हैं। तालिबानी अब तक 12 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर चुके हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।